नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात भारतीय किसान यूनियन की कर लेते हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के अब दो फाड़ हो चले हैं। भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने नए संगठन का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हो चले हैं। राकेश टिकैत वाले गुट के भारतीय किसान यूनियन के कई नेता अब अलग हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले नया संगठन काम करेगा। इस पर राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। टिकैत का कहना है कि सब सरकार के इशारे पर किया गया है, इसके पीछे सरकार का हाथ है। सरकार ने नोटिस देकर सभी नेताओं को डरा दिया था, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा इन सबके पीछे सरकार है और उसी ने सब कुछ कराया है। जिस तरीके से 26, 27 और 28 जनवरी 2021 को लोगों ने सरेंडर किया था, उसी तरीके से आज कई लोगों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। पहले भी हमारे संगठन के कई सारे लोग बाहर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ही भारतीय किसान यूनियन से टूटकर 8 से 10 संगठन बन चुके हैं। राकेश टिकैत ने नए संगठन बनाए जाने के बाद अपना दावा किया कि भारतीय किसान यूनियन से टूटकर 8 से 10 संगठन बन चुके हैं। सरकार की तरफ से नए संगठन के लोगों पर दबाव दिया जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिनकी आस्था नहीं है वह जाने के लिए आज़ाद हैं। मैं कल लखनऊ गया था उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वह कहीं नहीं जा रहे, लेकिन कोई बड़ी मजबूरी रही होगी तभी यह लोग पार्टी को छोड़कर गए हैं। सरकार की तरफ से दबाव ज़्यादा बनाया गया है। आपको बता दें कि अब भारतीय किसान यूनियन के दो फाड़ हो गए, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अलग हो गया और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन के बैनर तले राजेश चौहान उसके अध्यक्ष बनाए गए। राकेश टिकैत ने इस बात को लेकर कहा कि हल्की फुल्की नाराजगी लोगों में रहती है, लेकिन यह सभी चीज़ें एक संगठन में लगी रहती हैं। अब जिले में जो संगठन है वहां से अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। हम फिर से संगठन को मजबूत कर लेंगे। सरकार ने नोटिस देकर इन सभी नेताओं को डरा दिया। लखनऊ में जो हमारा कार्यालय है वह अल्टीमेटम राजेश चौहान के नाम से है और किसी तरीके से उस पर 1 से 2 करोड़ रुपए का बिल बनाया गया था और लगता है कि सरकार ने नोटिस से इन लोगों को डरा दिया। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि कई सारे लोगों के साथ मैंने 30 साल से काम किया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के सदस्यों का कहना है कि टिकैत 2022 के चुनाव में एक पार्टी की तरफदारी करते रहे और एक पार्टी को टारगेट करते रहे। सब इससे संगठन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। राजेश चौहान को नए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का अध्यक्ष बनाया गया। राजेश चौहान ने कहा कि हमारे नेता महात्मा टिकैत ने कहा था कि हम अराजनैतिक हैं, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हमारे नेता भाग नहीं लेंगे। लेकिन 13 महीने के आंदोलन के बाद जब 2022 का चुनाव आया तो हमारे नेता राकेश टिकैत जी एक नए विशेष दल के आगे घूमकर प्रचार कर रहे थे। एक दल विशेष को टारगेट कर रहे थे जो हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। यूपी, एमपी और उत्तराखंड के नाराज किसान नेताओं ने बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया और नए संगठन का ऐलान कर दिया। राजेश चौहान, राजेंद्र मलिक, बिंदु कुमार, कुंवर परामर सिंह, अनिल तालान, हरनाम सिंह, नितिन सिरोही समेत तमाम नेता नए संगठन में शामिल हो गए। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का राजनीति से कोई मतलब नहीं होगा। किसान हितों के लिए यह संगठन काम करेगा, ऐसा राजेश चौहान ने कहा। आपको भली बात पता है कि हर मंडलों में प्रेस किया गया और एक दल विशेष में टारगेट किया जो हमारी बड़ी की परंपरा में है। उस परंपरा को हम बचाने के लिए किसान और किसान यूनियन के लोग किसी दल से प्रभावित नहीं होते थे, सरकार किसी की हो। आज भी सरकार से हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर, जो किसान बिल वापस हुए हैं, दोबारा मंशा होती है सरकार की किसी तरीके का बिल उस तरीके का लाने की, तो आप लोग फिर से विरोध करेंगे उसकी? अगर उसमें खामियां हैं और किसान इतने बिल नहीं है, उस बिल का
बुलेटिन में बात अब मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं। दरअसल आरएलडी के जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव पहुंचे। यहां उन्हें महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि को लेकर सिसौली गांव पहुंचे। मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली निवासी किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने ताउम्र ईमानदारी और सादगी के साथ किसानों के हक में संघर्ष किया। सादगी के साथ ठेठ देहाती अंदाज में पूरे देश में उनकी धाक जमी। किसान हित में हमेशा अपने ही अंदाज में उन्होंने आवाज़ उठाई और आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने सिसौली पहुंचे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म कस्बा सिसौली के साधारण किसान परिवार में हुआ। पिता चौहान सिंह बालियान खाप के 84 गांव के मुखिया थे। बचपन में पिता का साया सर से उठने के बाद उन्होंने कम उम्र में ही बालियान खाप के 84 गांव का मुखिया बनाया गया। खाप के मुखिया के तौर पर उन्होंने गरीब किसानों की मुश्किलों को नज़दीकी से देखा और गरीब किसान और मजदूर के हक में लड़ाई लड़ने में उनका तमाम जीवन व्यतीत हुआ। इसको लेकर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उनके घर पहुँचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके घर पर भोजन किया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि है और ये मौका है, अवसर है कि हम सब लोग सम्मिलित हों, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो हमारी पुरानी ताकत है, जो हमारी धरोहर रही, उसे पहचानें और आगे बढ़ें। किसानों को तो निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, किसानों को संगठित रहने की भी ज़रूरत है और किसानों को अपनी राजनीतिक पहचान भी मजबूत बनानी है। क्या कहेंगे, लगातार हर जगह दंगे हो रहे हैं, तो अभी मथुरा में एक मामला चल रहा है, वाराणसी में, क्या कहना चाहिए? मथुरा में कहीं दंगा नहीं चल रहा, निश्चित तौर पे कुछ तनाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र में कहीं तनाव बनने नहीं देंगे। राजस्थान से दुखद समाचार रोज़ प्राप्त हो रहा है। नौजवानों को समझना चाहिए, उनके हाथ में कलम होनी चाहिए और अगर वो दौड़ लगाते हैं तो नौकरी के लिए दौड़ लगाते हैं। इस तरह से जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं और नौजवानों का दुरुपयोग करते हैं, उनको पहचान करके उनसे बचना चाहिए नौजवानों को। कल अध्यक्ष जी बात की जाए, परसों दिल्ली में एक हादसा हुआ, मुंडका में 27 लोगों की जान गई है। जिम्मेदारी तो बंधनी चाहिए। पूरे देश में लोग भाषण जड़ते हैं और दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। जो जानकारी अभी प्राप्त हो रही है, हालांकि जांच का विषय है, वो ये है कि वे अवैध निर्माण भी था, वहाँ कोई भी फायर की व्यवस्था नहीं थी, बाहर निकलने के रास्ते भी नहीं थे और इतना बड़ा निर्माण हुआ तो लोगों के देखते ही हुआ है, किसी से छुपा के तो बनाया नहीं गया। बहुत अधिकारियों की साठगांठ रही है। दिल्ली सरकार की भी जवाबदेही बनती है, केंद्र सरकार की भी जवाबदेही बनती है। मुजफ्फरनगर में एक मामला सामने आया अभी कुछ दिन से। मुजफ्फरनगर में पावटी गांव पड़ता है, वहाँ पर हरिजनों के, दलितों के लिए बुनियादी कराई गई है कि हाँ, वो प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कर ली गई है और सामाजिक द्वेष भावना से अगर ऐसे कोई भी बोलता है, गलत है। इस दुर्व्यवहार के खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कश्मीरी पंडित और राहुल भट्ट की हत्या के बाद देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में भी कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि गाजियाबाद के शालीमार गार्डन शिव चौक पर कश्मीरी पंडितों ने प्रोटेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सरकारी कर्मचारी कश्मीर पंडित राहुल भट्ट को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, जिसको लेकर कश्मीर में और देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। यहाँ मांग रखी गई कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूछकर उनको गोली मार दी जाएगी। सरकार हमें सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा पा रही है। प्रदर्शन में राहुल भट्ट के कातिलों को फांसी देने की मांग भी उठी। आखिर कश्मीर में आतंकवाद का सफाया क्यों नहीं हो पा रहा है, इनको लेकर भी कई सवाल प्रदर्शन में उठते दिखाई दिए। कश्मीरी पंडित असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर राहुल भट्ट को पहले ही इसका अंदेशा हो गया था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया। इस पर प्रदर्शन में काफ़ी कश्मीरी पंडितों ने भाग लिया और अपनी नाराज़गी जताई।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा गुरचू भट्ट है। राहुल क्या कहना है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है? मैं यही कहना चाहती हूँ, हम आखिर कश्मीरी कब तक बलिदान देंगे? हर बार यही होता है, हर बार किसी न किसी को मारा जाता है। हम इसी के लिए जी रहे हैं कि हर बार हम लोग, हमारे बुजुर्ग, हम बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब इसी के लिए, बलिदान के लिए। ये खाली कश्मीरों के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। हम सिर्फ बस कश्मीरी निकलते हैं इसके लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। पूरा हिंदुस्तान कहाँ है? वो सो रहा है। पिंकी चौधरी जी, आप लगातार हिंदू रक्षा दल एक संगठन चलाते हैं और हिंदुत्व की मांग उठाते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हो रहा है। कश्मीर के अंदर एक बार राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई, सरकारी कर्मचारी है, तो क्या मांग रखना चाहिए सरकार से? सभी को जय श्री राम। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से जब भी हिंदू ये सोचता है कि हम लोग अपने घर जाएंगे, कश्मीरी भाई जितने भी सोचते हैं, तभी ये लोग इस तरीके की, इनकी जो मानसिकता है, ये नहीं चाहते कोई भी कश्मीरी भाई वो कश्मीर में जाकर रह सके, कोई भी नहीं चाहता है। और जब भी कहीं थोड़ी सी ताकत हम लोगों में आती है, हमारे भाइयों में आती है कि हम लोग जाएंगे, अपने घर जा सकते हैं, तभी ये ऐसी हत्याएं, और वो भी निर्मम हत्याएं ये लोग करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हिंदू वहाँ जाए। ये तो जिहादी मानसिकता है भाई, इनकी मानसिकता पूरे देश पर कब्जा करने की है। मेरा एक सवाल ये भी है, कई संगठन है लेकिन कश्मीरी पंडितों के आवाज क्यों नहीं बन पाते हैं? देखिए, पहले तो जानकारी नहीं थी, जब से जानकारी लगी है कश्मीरी भाइयों के लिए, मैं तो आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ, सभी हिंदू एकजुट एक होकर, कोई कश्मीरी नहीं है, कोई कहीं नहीं, हम केवल भारतवासी हैं। और हम अपने सभी भाइयों के लिए, किसी भी कोने में कोई भी हमारा भाई हो, किसी के साथ अगर कोई भी अत्याचार हो रहा है, तो सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए और ताकत के साथ। राहुल भट्ट के साथ कैसा इंसाफ मिलेगा उसे आखिरकार? क्योंकि और भी बहुत से हैं, कई रिजाइन करने की बात कर रहे हैं, वहाँ से कश्मीर से जाना चाहते हैं कश्मीरी पंडित, तो सुरक्षा का भाव नजर नहीं आ रहा है वहाँ पर। केवल एक तरीके से इंसाफ मिलेगा, सभी हिंदू भाई सड़कों पर उतरें। जब भी कोई बात होती है, कारगिल में अगर कोई मामला होता है, सभी हिंदू भाई मोमबत्ती और ये पोस्टर लेके बाहर निकलते हैं। जब कश्मीरी भाइयों की हत्याएं हो रही हैं, अब भी बाहर नहीं निकल रहे, कब बाहर निकलेंगे? आज तो कश्मीर से निकले हैं, आज कश्मीर में जो जितने भी हिंदू भाई रह रहे हैं वो भी वहां से आ जाएंगे। और ये यहाँ जितने भी हिंदू अपने घर में मान रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित नहीं है, वो भी यहाँ से। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं। दरअसल उन्नाव में डॉक्टरों ने एक गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिस इंजेक्शन से गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। बता दें कि उन्नाव के एक नर्सिंग होम में गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया। बच्चे को जन्म देने के कुछ घंटे बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों की तरफ से उन्हें इंजेक्शन दिए जाने के बाद महिला की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। नर्सिंग होम में परिजनों ने तोड़फोड़ भी की। सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने लिखित तहरीर लेकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि मोहम्मद रईस ने बताया है कि उनकी पत्नी समरीन को सूबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ गलत इंजेक्शन लगाने से उनकी पत्नी की मौत हो गई। तहरीर ले ली गई है और शव को कब्जे में ले लिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज देर शाम ईदगाह पत्थर कॉलोनी निवासी मोहम्मद रईस ने थाना कोतवाली में आकर के तहरीर दी कि उनकी पत्नी समरीन को सूबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां गलत इलाज और गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी तहरीर लेकर के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे उनके तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं। दरअसल फिरोजाबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बता दें कि फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र के जिला अस्पताल के सामने एक चलती कार में अचानक आगे से हिस्से में आग लग गई। जानकारी होते ही तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिससे ने आग पर काबू पाया। बता दें कि थाना उत्तर क्षेत्र जिला अस्पताल के सामने जैन मंदिर चौराहे के आगे एक कार चल रही थी, तभी उसके आगे के हिस्से में अचानक आग लग गई। आग देखते ही कार चालक
कुमार मित्तल भी घबरा गया। जानकारी होते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। कार चालक का कहना है कि गर्मी के बढ़ते ही तापमान के कारण ये आग लगी थी। फिलहाल बड़ी घटना होने से बचा लिया गया है। बताया गया है कि कार चालक कोटला चुंगी की तरफ अपनी कार लेकर जा रहा था। गाड़ी थी जो फुलाबाद की तरफ जा रही थी, उसमें अचानक आग लगी। मौके पर 3 गाड़ियाँ ये जैन मंदिर से आगे। ब्रिटेन में बात अब सीतापुर की कर लेते हैं। दरअसल सीतापुर में एक शादी में एक छात्रा आई, जिसके साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। आपको बता दें कि परिजनों ने गांव के ही 2 युवक पर आरोप लगाया है। बता दें कि शादी समारोह में शामिल होने आई छात्रा से गैंगरेप का मामला। छात्रा की हालत गंभीर, परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी और गांव के ही 2 युवक पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। बता दें कि सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र में ये शादी समारोह में शामिल होने एक छात्रा आई थी। वहीं गांव के ही 2 आरोपियों ने छात्रा के साथ बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद छात्रा की हालत गंभीर हो गई। गंभीर हालत में छात्रा को छोड़कर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने छात्रा को आनन फानन में नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए इसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। गंभीर हालत में मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो जिसके बाद पीड़ित परिवार की तरफ से थाने में तहरीर दी गई और पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं। बागपत में राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन 6443 केसों का निस्तारण किया गया। बता दें कि बागपत में राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर 20 साल पुराने मामले भी निपटाए गए और साथ ही लोक अदालत में कुल 6343 मुकदमों का निस्तारण किया गया। साथ ही 2 करोड़ 90 लाख रुपए प्रति कर और अर्थदंड वसूला गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों की भीड़ उमड़ गई। कुल 20,781 मुकदमों पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन सुनवाई हुई। समझौते के आधार पर 6343 मुकदमों का निस्तारण किया गया। बता दें कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुई आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे को भी निस्तारण 20 साल बाद इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ। मेरठ के सरदाना क्षेत्र के छबड़िया निवासी राजेंद्र सिंह को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। मुकदमा 20 साल तक न्यायालय में चलता रहा, तो वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर जुर्माना लगाकर मुकदमे का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 15 से 20 साल पुराने वादों में राष्ट्रीय लोक अदालत में भी निस्तारण कराया गया। इसके अलावा 2006 में गोरघट थाने पर धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी, जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट वरुण कौशिक ने एफआईआर स्वीकार कर मुकदमे को निस्तारण किया। इसके अलावा पीएनबी बैंक से साल 2008 में डिकोली निवासी रजवीर के ऋण लिया गया, जिसमें वह अदा नहीं कर पाए। राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन बैंक अधिकारियों के समझौते के आधार पर भी सभी मुकदमों का निस्तारण किया गया। परिचय जानना चाहूँगा जी आपका। मैं राजेश पंत, एलडीएम बागपत। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन था जी, कितने लोगों की समस्याएं सुनी गई और आपके बैंकों द्वारा कितना जो है लोगों से वसूली की गई? इसमें 247 जो है खाते का अभी तक जो है निपटारा किया जा चुका है, जिसमें करीब जो है 82 लाख की रिकवरी हो गई है और टोटल जो है 434 लाख रुपए के ऋण जो है निपटाए गए हैं लोक अदालत के बाद। जैसे कि जी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, इसमें जो है कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये आपके विभाग द्वारा जो है लोगों पर बकाया था, आप भी परेशान थे, गांव-गांव पहुंच रहे थे, अब कैसा महसूस हो रहा? अभी नहीं, लोग आए हैं और उसका जो है लोगों ने जो रिस्पॉन्स जो था उनका सकारात्मक रहा। तो पिछली बार की कंपेरिजन में इस बार लोग ज़्यादा आए थे और अभी चल ही रहा है ये, तो शाम तक का हो सकता है कुछ फिगर और बढ़ जाएगी। बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ दबंग टीचर ने 3 बच्चों को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उनके परिजन उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं करा पाए। बता दें कि फर्रुखाबाद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के टीचर ने बच्चों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया, जहां टीचर का
टीचर की मारपीट से 3 बच्चे जख्मी हो गए। दबंग टीचर ने 3 बच्चों के साथ डंडी से पिटाई की। दरअसल बच्चों ने सागौन के पेड़ के पत्तों को तोड़कर फेंका था। टूटे पत्तों के साथ 3 बच्चे जमीन से उठाकर खेल रहे थे। टीचर ने सागौन के पत्तों से खेलते हुए और पत्तों तोड़ने के आरोप में तीनों बच्चों के साथ लकड़ी से पिटाई की। दबंग टीचर और विधायक देवर के डर से दलित परिवार ने पुलिस से शिकायत नहीं की। यह सारा मामला ब्लॉक नवाजगंज क्षेत्र के बटासा पूर्व माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। को किसने पीटा बेटा? निखिल सर ने। क्या नाम है तुम्हारा? अंश। पिता पापा का नाम है तुम्हारे? हितेश। तो कितना पीटा आपको? मेरे 7 डंडा मारे थे। 7 डंडे मारे आपके, पीठ में भी मारे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं जंगली। कहाँ नाम गाँव तुम्हारे गांव को नाम? बटासा। अच्छा। किसने पीटा आपको? निखिल सर ने। निखिल सर किसके लड़के हैं? राजीव गंगवार के। कुमार। पिता का नाम? सुधीर कुमार। क्या मामला है? बच्चों को मारा है स्कूल में। किसने मारा? सुरभि के देवर ने। सुरभि कौन है यहाँ की? विधायक। अच्छा, ये किस विधानसभा के विधायक हैं? कायमगंज विधानसभा। अच्छा, बच्चों को किस बात के लिए पीटा? जो बच्चे स्कूल जाते थे, आज 3 दिन हो गए बच्चों के एडमिशन कराए। 3 दिन में बच्चों गए खेलने, वहाँ बच्चों को पीटा पकड़ के, सागौन का पेड़ तोड़ के। अच्छा, सागौन के पेड़ से पीटा? सागौन के पेड़ जो पत्ते पड़े थे वहाँ बच्चों ने उठा लिए और उसी वजह से बच्चों को पकड़वा के उन्हें पिटवाया है। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? ये स्कूल का, जूनियर स्कूल का। जूनियर स्कूल? ये तो प्राइमरी के बच्चे हैं। प्राइमरी के बच्चे हैं, जूनियर के वो मास्टर हैं। अच्छा, तो इनको पीटना नहीं चाहिए? ये प्राइमरी के, जूनियर के बच्चे नहीं, प्राइमरी के बच्चे हैं, जूनियर के मास्टर हैं। तो उनको पीटना नहीं चाहिए? प्राइमरी के टीचर को पीटना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने गलत किया? गलत किया ही था। तो आपने शिकायत करने गए तो क्या बोले? कुछ नहीं बोला। ब्रिटेन में बात अब संभल की कर लेते हैं। दरअसल संभल में एक शादी चर्चा का विषय बन गई। यहाँ 3 फीट के रेहान की शादी 2.5 फीट की तहसीन के साथ हो गई। बता दें कि कहते हैं कि जोड़ी आसमानों से बनकर आती है। ऐसा ही मामला शाहबाद से सामने आया, जिसमें लंबे समय से इंतजार कर रहे 2.5 फीट की तहसीन को 3 फीट के रेहान के रूप में हमसफर मिल गया। शाहबाद में हुई यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। शाहबाद के मोहल्ला फरसाना निवासी नाबिल खान की बेटी तहसीन की लंबाई महज 2.5 फीट है। लंबाई कम होने के कारण रिश्ते नहीं टिक पा रहे थे, जिसको लेकर परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे। लंबे अरसे से तहसीन को भी अपने जीवन साथी का इंतज़ार था और अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। जिला संभल के रहने वाले 3 फीट के रेहान के रूप में उन्हें अपना जीवन साथी मिल गया। दरअसल कुछ महीने पहले संभल से रिश्ता तय हुआ था। दुल्हा दुल्हन की लंबाई सामान्य से कम होने को लेकर लगभग एक ही बराबर होने पर परिवार के लोगों ने चट बंगनी पट ब्याह कर दिया। 2.5 फीट की दुल्हन को 3 फीट का दूल्हा अपने संग निकाह करा कर ले गया। इस शादी के बाद दोनों परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। साथ ही 2.5 फीट की दुल्हन और 3 फीट के दूल्हे की शादी के चर्चे पूरे कस्बे में दिखाई दिए। आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। आज आपकी शादी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का मुकाम है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। आज मेरी शादी, कई वर्षों के बाद मेरी शादी है। कब से आप इंतजार कर रहे थे अपनी शादी? मैं काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहा था, मगर आज अल्लाह ने मुझे वो दिन दिखाया कि जिसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी एक ज़िंदगी आगे के लिए और जी सकता हूँ। आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी हाइट 3.5 फीट है और जिनके साथ मेरी शादी हो रही है, जो मेरी बेगम है होने वाली, उनकी 3 फीट है। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को अपने? बस मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बस लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर बहुत मुबारकबादें दी, बहुत लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, बहुत लोग खुश हुए। काफ़ी लोगों को मेरे पास फ़ोन आए, मैं उनसे भी उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मुझे भी आज बहुत खुशी का दिन है। ब्रिटेन में बात अब गोंडा की कर लेते हैं। दरअसल गोंडा में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस समाधान दिवस के दौरान कई कर्मचारी गेम खेलते और सोते नजर आए। बता दें कि
गोंडा के डीएम एसपी का समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां से समाधान दिवस मजाक दिवस बनता दिखाई दिया। समाधान दिवस में कोई सो रहा था तो कोई गेम खेलने में व्यस्त था। सोने और मोबाइल में गेम खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें डीएम एसपी के सामने लेखपाल गेम खेलती नजर आई। वहीं समाधान दिवस में कर्मचारी सोते दिखे। बता दें कि यह सारा मामला करनेलगंज से लगे थाने का है। तो बनारस के 80 घाट जैसा नज़ारा कन्नौज के मेहंदी घाट का लगा। आपको बता दें कि यहाँ 125 पुजारियों के साथ असीम अरुण ने गंगा की आरती की। बता दें कि कन्नौज जिले के महादेवी घाट यानी कि मेहंदी घाट में बनारस के 80 घाट जैसा नज़ारा देखने को मिला। यहाँ से एक ऐतिहासिक महादेवी घाट पर 125 पुजारियों के साथ मंत्री असीम अरुण ने माँ गंगा की आरती की। ये आरती करीब 1 घंटे तक चली। आरती में वरिष्ठ अफसरों के साथ शहर के लोगों ने भी भागीदारी की। कन्नौज विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण अपने क्षेत्र में रोजाना नए काम शुरू कर रहे हैं। गरीब बेसहारा लोगों के लिए मुफ्त खाने के इंतजाम के बाद अब मंत्री यहां के ऐतिहासिक मेहंदी घाट को चमकाने में लगे हैं। असीम अरुण ने इस घाट पर मां गंगा की आरती शुरू करवाई है। गंगा आरती का शुभारंभ 125 पुजारियों की मौजूदगी में मंत्री ने किया। गंगा आरती के बाद असीम अरुण ने कहा कि गंगा को प्रदूषित मुक्त करने के लिए इसके तटों के दोनों तरफ 5 किलोमीटर एरिया में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मां गंगा के तट पर देर शाम हुई आरती ने लोगों को बनारस के 80 घाट पर होने वाली महाआरती की याद दिला दी। इस दौरान मंत्री का कहना था कि जल्द ही गंगा में प्रदूषित मुक्त दिए जलाकर बहाए जाएंगे। इसके लिए जितने भी हमारे औद्योगिक केंद्र हैं वहाँ पे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं और जो हमारा पानी का प्रदूषण का स्तर है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। काम पूरा हो गया नहीं, अभी काम बचा हुआ है, उस पर और काम हो रहा है जिससे कि इस प्रकार का प्रभाव ना हो। और आपको जानकारी होगी एक बहुत अच्छी योजना इस बजट में आई है जिसमें कि गंगा नदी के दोनों तट पे 5-5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती अब की जाएगी। क्यों? जिससे कि कीटनाशक और केमिकल खाद बह करके गंगा जी में ना जाएं और गंगा जी पुनः निर्मल हों। गंगा जी के अंदर जो जीव जंतु हैं वो और फलें फूलें, इस मंशा से मोदी जी ने ये इस बजट में शामिल कराया है। कन्नौज का सौभाग्य है कि हम लोग तट में हैं, तो ये प्राकृतिक खेती का जो काम है हम लोग भी करेंगे। थैंक यू सर। तो बनारस के 80 घाट जैसा ही नज़ारा कन्नौज के मेहंदी घाट में देखने को मिला, जहां 125 पुजारियों के साथ असीम अरुण ने मां गंगा की आरती की। आपको बता दें कि असीम अरुण ने यहाँ घोषणा की कि मेहंदी घाट के तट के आसपास करीब 5 किलोमीटर तक प्रदूषित मुक्त करने के लिए प्राकृतिक खेती की लगाई जाएगी। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।